नमस्कार बच्चों। आज हम लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए सेशन के साथ में। आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन। गोल्डन कलर, जब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन होता है, हल्का सुनहरा कलर होता है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, फीटल डेथ, IUGR, RH इनकम्पेटिबिलिटी या तो फिर फीटल डिस्ट्रेस। तो इसमें आपको बताना है कि जब एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर का होता है, जब एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, जब ये फ्लूइड टेस्ट के लिए दिया जाता है, और टेस्ट कब करते हैं तो ध्यान रखिएगा 20 वीक की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कब की प्रेगनेंसी में? 20 वीक की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर कोई कॉम्पेटिबिलिटी तो नहीं है, या तो फिर एट बर्थ कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको देखने के लिए, या जेनेटिक कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जब एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है, एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, तो वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर गोल्डन कलर का होता है तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे? ये किसको इंडिकेट करता है आपको? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH, जब एमनियोटिक फ्लूइड, तो देखिए नॉर्मल कलर कैसा होता है, सभी को मालूम है। नॉर्मल कलर वाटरी येलोइश कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का। ये नॉर्मल कलर होता है। येलो कलर का क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल कलर होता है, और वाटरी फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, वाटरी फॉर्म में येलो कलर का होता है नॉर्मल कलर। लेकिन यहीं पे बात करें हम IUGR, फीटल डेथ, फीटल डिस्ट्रेस, तो ये IUGR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब होता है रुक जाना। और जो प्रॉपर जिस वीक में बच्चे की हाइट और वेट बढ़ना चाहिए, बच्चा डेवलप नहीं हो पाता, उस फीटस जो होता है वो डेवलप नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, उसको हम बोलते हैं, यूट्रस के जो इन्वायरमेंट होता है इसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है बच्चे का, उसको बोलते हैं IUGR। तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है? जब ब्राउनिश कलर, रेडिश ब्राउनिश कलर अगर दिखता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, तो वो होता है IUGR, जो कि इंडिकेट किसको करता है? फीटल डेथ को या तो फिर फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा कैसा कलर होगा? रेडिश ब्राउनिश कलर, ब्राउन कलर का होगा, तो क्या इंडिकेट करेगा? ये फिट IUGR को इंडिकेट करेगा, रेडिश ब्राउन कलर का। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ऑप्शन सी होगा। और ध्यान रखिएगा जब ग्रीनिश कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन यानी हरे कलर का, तो ध्यान रखिएगा म्यूकोनियम प्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड अगर ग्रीन कलर का है, ठीक है, कैसा कलर होगा? ग्रीन कलर का, ग्रीन या ब्राउनिश कलर, हल्का ग्रीन कलर का जो दिखेगा, तो मतलब बच्चा म्यूकोनियम पास कर दिया, बच्चा स्टूल पास कर देता है मदर के यूट्रस में ही। तो इस तरह का अगर म्यूकोनियम का कलर है तो मतलब क्या है? बच्चा म्यूकोनियम पास आउट किया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और इस कंडीशन में अगर बच्चा म्यूकोनियम पास कर देता है तो हो सकता है बच्चा फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन भी हो सकती है बच्चे को। फीटल डिस्ट्रेस मतलब होता है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, बच्चा किस में जाएगा? रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा। बच्चे को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। समझ में आया? तो नॉर्मल गोल्डन कलर अगर बताया जा रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो वो किसको इंडिकेट करेगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करेगा। समझ में आया? मतलब ये बोलना चाहिए कि जो मदर्स है उसमें बच्चा जो अगर डेवलप हो रहा, फीटस जो डेवलप हो रहा है, उसके अंडर में किसकी इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी? RH इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। क्लोरप्रोमाजीन ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस इन। क्लोरप्रोमाजीन ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस इन, इसमें पूछा गया है कि जो क्लोरप्रोमाजीन ड्रग्स है वो कब इंट्रोड्यूस की गई है। तो आपको हम बता दें, यह ड्रग एक साइकेट्रिक ड्रग होती है। ध्यान रखिएगा, ये कैसी ड्रग होती है? साइकेट्रिक ड्रग है। यह एक साइकेट्रिक ड्रग है, और इतना आपको ध्यान रखना है, यह एक फर्स्ट, सबसे पहले अगर साइकेट्रिक ड्रग्स आई है तो क्लोरप्रोमाजीन आई है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स है। कैसी ड्रग्स है? फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स है, और इसको CPZ से डिनोट करते हैं। अगर इसको डिनोट किया, इसका शॉर्ट नेम होता है CPZ।
इसमें पूछा जा रहा है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1952 में। 1952 में आपको ध्यान रखना है कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी कब आया था आपका, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वेलफेयर तो 77 में आया था। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, 1952 में। ध्यान रखिएगा, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFP। और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब था लॉन्च, तो वो कब हुआ था लॉन्च, 1977 में, जो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी आया था इसकी अंडर में। ध्यान रखिएगा 1952 में ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से लेके 1956 में चलाया गया था। क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब चलाया गया था, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था, 1951 से 56। हमने क्यों बोला 5 ईयर प्लान के बारे में, क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि 52, क्योंकि 1951 के बाद आता है 52, 53, 54, 55, 56, जो कि 5 साल का ड्यूरेशन था। उसी 5 साल के ड्यूरेशन में जो 52 को चलाया गया था वो क्या था, आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था। इसलिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में चलाया गया था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चलाया गया था। इससे भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो 1952 में क्या क्या चीज़ें हुई, तो एक बार रिवाइज करेंगे। क्लोरप्रोमाजिन जो कि फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया, जो फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग्स है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हुई इसमें, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ तो वो कब हुआ था, 1952 में। और इसी के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी आया था, जो कि 5 साल के ड्यूरेशन के बीच में चला था, ठीक है। और इसी के अंडर में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही क्या करती हैं, क्वेश्चंस को बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड। जो मेडिकल सोशियोलॉजी टर्म दिया गया तो वो किसको थ्रू दिया गया, इसका ऑप्शन है चार्ल्स मेसेंट्री, लुइस ब्लैंक, बिनेट एंड सीमन, ऑप्शन डी है कार्ल जंग। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी है उसको किसने दिया है, तो मेडिकल सोशियोलॉजी टर्म दिया है किसने, ऑप्शन ए चार्ल्स मेसेंट्री। चार्ल्स मेसेंट्री ने क्या किया है, मेडिकल, ध्यान रखिएगा इस टर्म को देखिएगा, मेडिकल सोशियोलॉजी, क्योंकि अगर यहीं पे मेडिकल हटा देता वनली वन सोशियोलॉजी देता तो इसके कॉइन कौन थे, अगस्त कॉमटी। आपने सुना होगा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉमटी। कौन है, अगस्त कॉमटी। अगस्त कॉमटी क्या है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, ठीक है। कॉइन्ड बाय मेडिकल सोशियोलॉजी यहाँ पे पूछा गया है, तो मेडिकल सोशियोलॉजी के जो कॉइन्ड है कौन है, चार्ल्स मेसेंट्री है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन छोटी ही छोटी चीज़ों में घुमा के पूछ लेता है और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर अगस्त कॉमटी अगर लिखा होता तो भी अगस्त कॉमटी आपका गलत हो जाता। आपका अगस्त कॉमटी आंसर इसका नहीं होता, इसका करेक्ट ऑप्शन होता चार्ल्स मिसेंट्राई, ठीक है। चार्ल्स मिसेंट्री इसका करेक्ट ऑप्शन होता। मेडिकल सोशियोलॉजी के जो कॉइन्ड है वो कौन है, चार्ल्स मिसेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द गर्ल्स। देखिए हमने इसके पहले वाले सेशन में भी आपको बताया था मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, ए गर्ल्स एज IQ लेवल 70, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन रहेगा उसी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। तो गर्ल्स जब IQ लेवल उसका 70 से लेकर 70 ही क्लासिफाइड एज, अगर उसका IQ लेवल 70 है तो उसको आप किस में रखोगे, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में, प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेशन में, या सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में। हमने आपको उस दिन डिस्कशन में बताया था कि जो रिटार्डेशन होते हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो कितने टाइप्स का होता है इसमें से आपको सभी को मालूम है, 4 टाइप्स का होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड वाला कितना होता है आपका, 50 से 70 के बीच में होता है, मैंने उसी दिन आपको बताया था। मॉडरेट वाला होता है जो 49 से लेके आपका 35 से लेके यहाँ पे होना चाहिए 35 से लेके आपका कितना होना चाहिए, ये 49। उसके बाद प्रोफाउंडली कितना होता है, तो प्रोफाउंडली होता है आपका लेस देन 20 होगा। और आपका 20 से लेकर सीवियर वाला जो होगा कितना होगा, 20 से लेके 35, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, IQ लेवल हो गया, ध्यान रखिएगा।
ये IQ लेवल मैंने उस दिन आपसे डिस्कशन किया था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक गर्ल्स है, गर्ल्स का IQ लेवल 70 बताया जा रहा है, तो वो किस में आएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइल्ड आएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखिए IQ लेवल अगर माइल्ड है तो 70 तक जाएगा, 50 से लेके 70। मॉडरेट है तो वो 35 से 49 तक जाएगा। प्रोफाउंडली अगर है तो वो लेस देन 25 या तो 20, यहाँ पे 25 भी बोल सकते हो या तो फिर आप 20 भी लिख सकते हो, क्योंकि लेस देन 20 होता है, ठीक है, लेस देन 20। और 20 से 35 के बीच में होता है आपका सीवियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, ये सारी ध्यान रखिएगा, यह एक इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं जो कि किसके लिए चलाई गई थी? मेनली इसका एम था किसके लिए यूनिसेफ को चलाने का? इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड। स्पेशली रूप से ये बच्चों के लिए यूनिसेफ प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए स्पेसिफिक रूप से। किसके लिए? एक तो पहली बात आपने यूनिसेफ में पढ़ा होगा गोवी, गोवी वर्ड आपने सुना होगा। इसके अंदर एक टर्म आता है गोवी, इसको हम बोलते हैं, और अभी F5 करके भी ऐड कर दिया गया है, जिसमें से फैमिली प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर, ये सारी चीजें F5 इसके अंडर में काउंट किया गया है, ठीक है। तो गोभी में हो जाएगा ग्रोथ, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, ये सारे आपका गोभी का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिए, गोभी का फुल फॉर्म क्या क्या होता है? फुल फॉर्म देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें पूछा गया है कि हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड एट यूनिसेफ। अब इसमें हमने इसके पहले आपको गोभी बताया, गोभी का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम होगा, ठीक है। और एफ, अभी एफ भी इसके साथ में 5 चीजें इसमें 5 पॉइंट्स में ऐड किया गया यूनिसेफ के अंडर में। और यूनिसेफ में किया क्या जाता है, ये कब लॉन्च हुआ था? ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को ये लॉन्च किया गया था। और ये वर्ल्ड की बात है। अगर पूछा जाए कि इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, तो 1949 में किया गया था। ये दोनों डेट आप याद करके रखिएगा। वर्ल्ड में पूछा जाए, अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो ये कब लॉन्च हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। और अगर इंडिया में पूछा जाए कि ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ है, तो 1949 को। गोभी का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, और ओ का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है। ग्रोथ मॉनिटरिंग किसका होता है फुल फॉर्म? मैं तो ओरली बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। ओरल रिहाइड्रेशन, ओ का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का फुल फॉर्म होता है इम्यूनाइजेशन, और एफ का फॉर्म होता है आपका फूड सप्लीमेंटेशन, फैमिली एजुकेशन। ये किसका फुल फॉर्म होता है? एफ का, ठीक है। फैमिली एजुकेशन, फूड सप्लीमेंटेशन, ये सब किसके हैं? ये गोभी यूनिसेफ के अंडर में ये ऑब्जेक्टिव दिए गए थे। इसको अचीव करने का इनका गोल था, इसका उद्देश्य था यूनिसेफ का, कि ये चीज़ें सारे, ये रिकमेंडेशन यूनिसेफ के अंडर में रखा गया था। ये ध्यान, इस इंटरनेशनल एजेंसीज को चलाने का स्पेसिफिक जो एम था, जो गोल था, वो गोभी के अंडर में रखा गया था। इसका एक शॉर्ट नेम दे दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका पूछा गया है हेड क्वार्टर क्या है, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर क्या है? स्पेसिफिक रूप से इस चलाने प्रोग्राम को चलाने का, जो इंटरनेशनल एजेंसीज को चलाने का मेन एम ये था कि जो मदर्स है और जो बच्चे हैं, मदर और बच्चों के सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन को या डाइट को क्या करना, फुलफिल करना, ठीक है, ये इसका मेन एम था। और ये पूछा जा रहा है इसमें कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और जेनेवा का हेड क्वार्टर किसका है? WHO का, ठीक है। पेरिस अभी किसी का हेड क्वार्टर नहीं, WHO का क्या है आपका? जेनेवा है। समझ में आया, ठीक है। और न्यूयॉर्क किसका हो गया? यूनिसेफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फेस ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप आल्सो रिफर्ड एज ओरिएंटेशन फेस। अब इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा फेस है जब आप ओरिएंटेड होते हो, जब किसी से ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, मदद करता है, ऐसा कौन सा फेस है जब आप किसी पर्सन से ओरिएंटेड होते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्री इंट्रैक्शन फेस, ऑप्शन बी है इंट्रोडक्टरी फेस,
और ऑप्शन सी है वर्किंग फेस, ऑप्शन डी है टर्मिनेशन फेस। तो आपको इसमें अब फेस बताना होगा कि इसमें ऐसा कौन सा फेस है जो कि ओरिएंटेशन फेस में वर्क करता है, जो रिलेशन को मेंटेन करता है, हेल्प करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंट्रोडक्टरी फेस। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्टरी फेस किसको बोला गया है, जब आप किसी पर्सन से मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम मिलते हो, सबसे पहले तो आप जब किसी भी पर्सन से मिलते हो तो आप जब तक उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, अपने बारे में बताओगे नहीं, तो वो ओरिएंटेशन फेस नहीं कहलाएगा। मतलब ओरिएंटेशन फेस वो कहलाएगा फर्स्ट टाइम जब आप किसी पर्सन से मिलते हो तो उसको एक दूसरे को क्या करते हो, आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने बारे में या सेल्फ के बारे में या अदर के बारे में जानते हो और अपने बारे में बताते हो। ये क्या कहलाता है, आपका ओरिएंटेशन फेस कहलाता है। वहीं पे हम बात करें प्री इंटरेक्शन फेस, तो ओरिएंटेशन फेस के पहले जो फेस होता है, मतलब आप जब पहले देखते हो केवल बातचीत नहीं करते हो, क्या कहलाता है आपका प्री इंटरेक्शन फेस कहलाता है। वर्किंग फेस इंट्रोडक्शन फेस के बाद, ओरिएंटेशन फेस के बाद जब आप एक साथ वर्क करना स्टार्ट कर देते हो वो क्या कहलाता है आपका वर्किंग फेस कहलाता है। और टर्मिनेशन फेस लास्ट स्टेज होती है जिसमें से आप वर्क करने के बाद वहां से टर्मिनेट होते हो, बाहर होते हो उस वर्क से, ठीक है, आउट होते हो उस वर्क से या जॉब या प्रोफेशन से, जब वहां से आप टर्मिनेट होते हो वो क्या कहलाता है आपका टर्मिनेशन फेस कहलाता है। जैसे आप विजिट में गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिटी विजिट में जाते हो, कम्युनिटी विजिट में अगर जाते हो सबसे पहले तो आप कम्युनिटी के पब्लिक जो पर्सन्स होते हैं, वहाँ पे पीपल्स होते हैं, आप उनसे मिलते हो, वो क्या कहलाता है आपका प्री इंट्रैक्शन फेस। फर्स्ट तो आप वहाँ पे गए तो वो क्या कहलाएगा प्री इंट्रैक्शन फेस। मतलब इंट्रोडक्शन से पहले जब उनसे आप फेस करते हो विदाउट बातचीत किए हुए, जब आप फेस करते हो वो क्या कहलाता है प्री इंट्रैक्शन फेस। उसके बाद जब आप उनसे मिलते हो, बातचीत करते हो, वो क्या कहलाता है आपका ओरिएंटेशन फेस। फिर इसके बाद आप वहाँ पे जब वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पे लोगों का हेल्थ चेकअप कर रहे हो या हेल्थ एजुकेशन दे रहे हो, ये क्या होगा आपका वर्किंग फेस। बाद में जब आपने हेल्थ एजुकेशन दिया, ठीक है, या तो लोगों को आपने एजुकेशन के साथ साथ में मान लीजिए कि फीवर के बारे में गाइडलाइन दिया या जो भी चीज़ें आप उनको वहाँ पे बताते हो, उसके बाद क्या उसका रिजल्ट निकलता है, देन उसके बाद रिजल्ट फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करते हो, फिर वहाँ से टर्मिनेट होते हो। तो लास्ट स्टेज जब आप वहाँ से चलते हो, बाहर आते हो आउट ऑफ वर्क से, वो क्या कहलाता है आपका टर्मिनेशन फेस कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक टू स्ट्रेस। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच इज नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है हेल्थ कंसर्न कर रहा है लिंक टू स्ट्रेस, स्ट्रेस से लिंक नहीं कर रहा है स्वास्थ्य का, ऐसा कौन सा इसमें पॉइंट है, ठीक है, आपको बताना है। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम, या तो आपका डिप्रेशन या हाइपरटेंशन या टीबी। तो देखिए स्ट्रेस तो सभी को मालूम है, स्ट्रेस यानी होता है तनाव, सभी को मालूम है ना, स्ट्रेस यानी तनाव, फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको स्ट्रेस होता है तो इसमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि नहीं होता उससे, नॉट द हेल्थ कंसर्न लिंक टू स्ट्रेस, हमारा हेल्थ जो है इससे लिंक नहीं किया हुआ है स्ट्रेस से, जिससे स्ट्रेस नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा टर्म है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। टीबी जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, उससे स्ट्रेस का कोई भी लॉजिकल ऐसा रिलेशन नहीं होता। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, मान लीजिए किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है या तो डिसेंट्री हो रहा है या तो उसको बाउल सिंड्रोम, मतलब वह स्टमक पेन हो रहा है। इस बाउल यानी क्या होता है, आपका स्टमक पेन हो रहा है, उसका बाउल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या डाइजेशन उसका अच्छा नहीं है या एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उसका बाउल क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो उस वजह से भी क्या होगा, आपको स्ट्रेस होगा। देन इसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन से भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि जब किसी पर्सन को मान लीजिए कि अगर किसी भी मटेरियल में डिप्रेशन होगा या उसका वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो डिप्रेशन होगा, तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। वहीं पे हम बात करें हाइपरटेंशन का, तो हाइपरटेंशन भी क्या करता है, जैसे ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ, तो ब्लड प्रेशर हमेशा इंक्रीज किसकी वजह से होता है, स्ट्रेस से होता है। तो हाइपरटेंशन से भी क्या होता है, आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा। लेकिन टीबी से ऐसा कोई स्ट्रेस से लॉजिकल, यानी टीबी एक डिसीज है जो कि स्ट्रेस नहीं कॉज करती, बल्कि क्या करती है, वो फिजिकल सिम्टम को, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस एक प्रकार का साइकेट्रिक कंडीशन होता है जो कि माइंड में क्या, स्ट्रेस क्या होता है आपका माइंड में क्रिएट होने वाला टीम है। और जो आपका टीबी डिसीज है, टीबी क्या करती है, केवल फिजिकल सिम्टम को क्या करती है, चेंज करती है। किसको चेंज करती है, फिजिकल सिम्टम को, ठीक है। फिजिकल सिम्टम जैसे कि मान लीजिए फीवर होगा, उसको किसी भी पर्सन को फीवर होगा, स्नीजिंग कफिंग खांसी आएगी, चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम किस में देखने को मिलेंगे, टीबी में देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पे बात करें हम स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम नहीं शो अप होगा, स्ट्रेस स्पेसिफिक रूप से किससे होगा, आपका माइंड को अफेक्ट करेगा।
किसको अफेक्ट करेगा? माइंड को। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे माइंड अफेक्ट हो रहा है? तो डिप्रेशन की वजह से भी क्या हो रहा है? हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। माइंड यानी क्या होता है? साइक। साइक, साइक मतलब साइकेट्रिक कंडीशन। क्या कहलाएगा आपका? साइकेट्रिक कंडीशन। तो साइकेट्रिक कंडीशन, अगर साइकेट्रिक सिम्टम शो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेस होगा। तो टीबी की वजह से कोई भी ऐसा साइकेट्रिक कंडीशन देखने को नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हाइपरटेंशन से भी स्ट्रेस हो सकता है, आपका डिप्रेशन से भी हो सकता है, और बाउल सिंड्रोम से भी स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि जब एसिडिटी होगी, ठीक है, अगर CO2, अगर आपका एसिडिटी होगी तो HCl, इससे क्या होगा? आपका आपका एब्डोमेन में क्या होगा? HCl का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और HCl का लेवल अगर इंक्रीज हुआ तो वो जाकर क्या करेगा? आपके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, और ब्रेन को अफेक्ट करने से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से क्या होगा? पर्सन को स्ट्रेस होगा, और इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रेस का, यह एक प्रकार का स्ट्रेस का क्या है? स्पेसिफिक पॉइंट है आपका इरिटेबल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, नॉट अ टीबी। टीबी इसका कोई स्पेसिफिक सिम्टम या इससे कोई भी स्पेसिफिक रूप से लिंक नहीं करता है। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया है कम्युनिटी से, और एम्स के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पेपर में, और आपको जब एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन पता होगा तभी आप इसका आंसर बता सकते हो। तो मैच करना है, इसलिए पूछा गया है मैच करने के लिए, और इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में कि कम्युनिटी में कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ये सारी डिसीज जो है वो कम्युनिकेबल है, ध्यान रखिएगा। जितने भी इसमें ऑप्शन दिए हैं वो कम्युनिकेबल है। तो फर्स्ट में पढ़ूंगी, इधर ABC करके आपका फर्स्ट में जो दिया है वो वायरस के नाम है, और नेक्स्ट जो कॉलम में आपका, आप मान लीजिए कि ये फर्स्ट कॉलम है और ये है सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जो दिया है वो वायरस है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये सारे वायरस है ये, और ये आपके क्या है? डिसीज के नाम है। ये वायरस के थ्रू फैलने वाले डिसीज के नाम है। तो वारिसेला जो वायरस होता है वो किसके थ्रू फैलता है? कौन सी डिसीज को फैलाता है? ध्यान रखिएगा, ये फैलाता है चिकन पॉक्स को। रैबिडो वायरस किसको फैलाता है? रेबीज को फैलाता है, ध्यान रखिएगा। रैबिडो वायरस जो होता है, रेबीज सभी को मालूम है, रेबीज डिसीज किसके थ्रू फैलती है? ठीक है, कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से जो, अगर मान लीजिए डॉग काटता है, उसकी लार में क्या प्रेजेंट होता है? उसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है रैबिडो वायरस, और उस वायरस की वजह से उसकी इन्फेक्शन से क्या डिसीज फैलती है? रेबीज। पोलियो वायरस से क्या फैलता है? आपका पोलियोमाइलाइटिस डिसीज फैलती है। जाइका वायरस जो कि क्या होता है? जाइका डिसीज को कॉज करता है, लेकिन ये एक प्रकार का किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। लेकिन इस मॉस्किटो, किस मॉस्किटो की? इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि क्या होता है? जाइका वायरस क्या करता है? डिसीज को कॉज करता है। समझ में आया? ठीक है, तो वहां पे हम बात करते हैं जाइका वायरस, जाइका डिसीज को कॉज करेगा। वारिसेला वायरस चिकन पॉक्स को कॉज करेगा। रैबिडो वायरस रेबीज को। पोलियो वायरस पोलियो माइलाइटिस को कॉज करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए इसमें ऑप्शन ए में देखिए, तो ऑप्शन ए में क्या? ए का पहला क्या? बी है, ए है, सी है? गलत। बी है क्या? हाँ, ये सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेरिसेला जोस्टर का फर्स्ट का क्या है? बी है, फिर सेकंड का क्या है? ए है, फिर थर्ड का क्या है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होना चाहिए, ठीक है, तब उसके बाद ऑप्शन हो चाहिए। तो प्रिंट मिस्टेक की वजह से यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है ऑप्शन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, सेकंड का हो जाएगा ए, रैबिडो वायरस रेबीज से फैलता है, और ऑप्शन सी के सामने ही लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी भी डी के सामने आंसर लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी सबको इंक्यूबेशन पीरियड सबको मालूम है, कब कौन सी डिसीज कब फैलती है। ठीक है, और ये सारी डिसीज क्या होती है? आपकी कम्युनिकेबल डिसीज होती है। ठीक है, जो कि आपका किसके थ्रू फैलता है? कम्युनिटी के अंदर। एक कम्युनिकेबल डिसीज क्यों बोला गया है? क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली डिसीज होती है, इसलिए इसको कम्युनिकेबल डिसीज बोला गया है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, इस तरह से अगर कोई डिसीज फैलती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कम्युनिकेबल डिसीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जब किसी पर्सन के विदाउट कॉन्टेक्ट, आप ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में डिफरेंशिएशन क्या है। तो कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलती है, वो कम्युनिकेबल डिसीज होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती है जो कांटेक्ट में ना आकर, बल्कि उनकी सेल्फ की बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है।
जब आपकी खुद की बॉडी रिस्पॉन्सिबल रहेगी किसी डिसीज को कॉज करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहलाता है। समझ में आया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इस तरह से आपका मैच करके ये कॉलम बनाया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें से मैच करके पूछे जाते हैं। तो अगर आपका सारे डिसीज, अगर इसमें से अगर आपको सारे डिसीज का वो पता रहेगा, तो एक भी डिसीज का अगर आपको याद रहेगा तो सारे डिसीज का आप करेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक चीज जब आपसे बनती रहेंगी तो आप बहुत जल्दी और इजीली क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है आपका जो जनरल, आप देखते हैं अभी तक जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 25 मार्क्स का, देखिए 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 75 मार्क्स का जो सिलेबस होता है। कई बच्चों का एक क्वेश्चन है कि किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए। तो देखिए 75 मार्क्स का जो आता है टोटल नर्सिंग से पूछा जाता है, ठीक है। उसमें 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है, जीके हो गया आपका, जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड हो गया आपका, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई और प्लस कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर और इंग्लिश 5 मार्क्स के आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इनके नहीं रखे, केवल 1 या 2 क्वेश्चन पेपर से उठाया है जो कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोग डेली हर सेशन में पढ़ते रहिएगा। तो इसका पढ़ेंगे इसको हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन में कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जिन बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो वो बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, जब किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हो, तो आपको एक एक क्वेश्चन या एक एक नंबर भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर अगर आता है तो 5 मार्क्स का आएगा तो हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तो हम कहते हैं कि आपको अगर 2 क्वेश्चन भी बन रहा है उसमें से, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर को वो गेन कर रहा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस सेशन में रखा है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सभी को मालूम है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो पॉइंट्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, तो सभी को मालूम है। इसमें सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है, माउस होता है, मेमोरी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि प्रिंटर होता है। तो सॉफ्टवेयर का इसमें इसका ऑप्शन क्या होगा, माउस है, मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो प्रिंटर है। क्या होगा सॉफ्टवेयर? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, सॉफ्टवेयर का। बाकी आपका प्रिंटर, माउस, मेमोरी, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। ये किसके एग्जाम्पल है, आपके हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। ये क्या है, आपके हार्डवेयर है, ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स कैन स्प्रेड वन हॉर्स टू अनदर बाय। सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स सभी को मालूम है, यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, सिफिलिस और गोनोरिया और एड्स, ठीक है। सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स क्या होती है, एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, एसटीडी जिसको हम बोलते हैं, एसटीडी डिसीज, इसका शॉर्ट नेम होता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। पूछा जा रहा है इसमें कि स्प्रेड वन हॉस्ट अनदर बाय, ये किस तरह से फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट से या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, या तो फिर ये किससे फैलती है, आपकी इनडायरेक्ट कांटेक्ट से या वेक्टर बॉर्न से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यह कैसी फैलती है, आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स डिसीज। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। When a woman has several husbands, then this is known as. When a woman has several husbands, then this is known as. Option A, polygynous family. Option B, patrilineal family. Option C, local family. Option D, polyandrous family. जब वुमेन्स, देखो इस पे पूछा क्या जा रहा है, वेन अ वुमेन, एक वुमेन्स जो होती है, जब कई हस्बैंड के साथ में या कई हस्बैंड के साथ में उसका रिलेशन होता है किसी एक वुमेन्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस फैमिली में आएगी। तो पॉलीजीनस फैमिली कहलाएगी, पैट्रीलिनियस फैमिली कहलाएगी, कि ड्यू लोकल फैमिली कहलाएगी, कि पॉलीएंड्रस फैमिली कहलाएगी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस।
देखिए, वुमेन्स का रिलेशन जब कई हस्बैंड के साथ में होता है तो उसको पॉलीएंड्रस बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ पे टर्म हो जाता मैन, वुमेन को हटा के यहाँ पे हो जाता मैन और यहाँ पे हो जाता वाइफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाता वाइफ कि वेन अ मैन, देखिए क्वेश्चन अगर ये चेंज हो जाता, वेन अ मैन हैज सेवरल वाइफ देन दिस नोन एज, तो इसका ऑप्शन हो जाता ऑप्शन ए पॉलीजीनस, तब वहां पे इसका ऑप्शन क्या हो जाता है पॉलीजीनस फैमिली। ध्यान रखिएगा, जब कोई वुमेन्स जब कोई मैन सेवरल हस्बैंड के साथ में, सेवरल वाइफ के साथ में उसका रिलेशन होता है, मतलब एक हस्बैंड है और उसकी कई वाइफ है, और ऐसा रिलेशन अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है आपका पॉलीजीनस रिलेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीजीनस। यहाँ पे जो ड्यू लोकल फैमिली लिखा हुआ है, ड्यू लोकल फैमिली क्या होता है ध्यान रखिएगा, तो ड्यू लोकल फैमिली होता है नॉर्मल रिलेशन विथ हस्बैंड वाइफ, रिलेशन विथ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो टर्म कहलाएगा ड्यू लोकल फैमिली। क्या कहलाएगा आपका ड्यू लोकल फैमिली कहलाएगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होगा नॉर्मल वो कहलाएगा ड्यू लोकल फैमिली। वहीं पे हम बात करें पैट्रीलिनियल फैमिली, तो फादर की जो फैमिली होती है, फादर फैमिली जो होती है पैट्री, और अगर यहाँ पे मैट्री दिया होता है, ठीक है, मैट्री दिया होता है, मैट्री मतलब होता है पैट्री आर्चल बोलते हैं और मैट्री आर्चल बोलते हैं, ठीक है, पैट्री मतलब फादर और मैट्री आर्चल मतलब होता है मदर्स, मैट्रीलिनियल। अगर यहाँ पे दिया होता मैट्रीलिनियल तो वो होता है मदर की फैमिली के साथ में जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है आपका, जैसे कि दादा दादी क्या हो गए आपके फादर्स के, और नाना नानी क्या होते हैं मदर्स की फैमिली के, ठीक है, तो वो कहलाएंगे मैट्रीलिनियल फैमिली, और पैट्रीलिनियल फैमिली क्या हो जाएंगे फादर की फैमिली हो जाएंगे। तो पॉलीजीनस सबको मालूम हो गया, ठीक है, पॉलीजीनस क्या होगा, जब मैन का क्या होता है कई वाइफ के साथ रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका पॉलीजीनस, और जब क्या होता है वुमेन्स का सेवरल हस्बैंड के साथ में, जब किसी वुमेन्स का क्या होता है कई हस्बैंड के साथ में उसका रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाएगा आपका पॉलीएंड्रस फैमिली कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीएंड्रस, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, अगर मेल ज्यादा है वहां पे तो एंड्रस होगा, और वुमेन्स अगर ज्यादा है तो वो गेमी हो जाएगा पॉलीजीनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द टेक्निक फॉर रिमूवल फ्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग एनएलएम। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे पूछा है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इसमें घुमा दिया है थोड़ा सा। क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वाटर को क्लीन करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, इसके पहले वाले सेशन में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए, फ्लोराइड जब वाटर से क्या करते हैं रिमूव करते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नलगोंडा टेक्निक। इसके क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से पूछा गया इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से रखा है इस सेशन में, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नलगोंडा टेक्निक। वहीं पे हम बात करें सॉडिस, तो सॉडिस का मतलब होता है सोलर, और डिस का मतलब होता है डिसइंफेक्शन। जब वाटर को हम क्या करते हैं सोलर एनर्जी के थ्रू डिसइंफेक्शन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं सोलर एनर्जी का यूज करके, सोडिस यानी ऑप्शन बी देखिए क्या लिखा है सोडिस, क्या लिखा है सोडिस, तो जब हम उसका यूज करके वाटर का सोलर एनर्जी का यूज करके वाटर को क्लीन करते हैं वो कहलाता है सोडिस। आयरन एक्सचेंज टेक्निक यहाँ पे नहीं होगा, सेडिमेंटेशन टेक्निक नहीं होगा, लेकिन जब फ्लोराइड को हम वाटर से रिमूव करते हैं उस टेक्निक को बोलेंगे हम नलगोंडा टेक्निक। समझ में आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नलगोंडा टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द वॉल्यूम फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट इज, द वॉल्यूम फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट सभी को मालूम है, तो क्या वॉल्यूम, किस वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट बोला जाता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, या फिर रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या रिजर्व वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर, या स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो देखिए हार्ट के अंदर जो ब्लड पंप करता है वो क्या कहलाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाएगा। हार्ट का जो ब्लड होता है ध्यान रखिएगा, हार्ट ब्लड जो होता है, हार्ट ब्लड क्या करता है आपका जब पंप करता है, ठीक है, हार्ट ब्लड जो फ्लो होता है वो उसका वॉल्यूम क्या कहलाता है, स्ट्रोक यानी होता है हार्ट और वॉल्यूम होता है ब्लड। और हार्ट रेट क्या होता है आपका, पल्स रेट क्या होता है आपका हार्ट रेट होता है,
हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट हार्ट बीट जो होता है जैसे कि 72, नॉर्मल कितना होता है। अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको निकालते कैसे ध्यान रखिएगा। तो इसका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो दिया है, कार्डियक आउटपुट इज द इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो सभी को मालूम है कि स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको निकालेंगे कैसे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है 70 और आपका हार्ट रेट होता है 72। कितना होता है? 72 होता है। तो अगर हम इसमें देखिए तो नॉर्मल कार्डियक कार्डियक आउट, इसी को हम क्या करते हैं कैलकुलेट करके जितना इसका आंसर आएगा वो क्या होता है, इसका कितना होगा इसका आंसर। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कितना होगा ये 5000। कितना हो गया आपका 5000। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितने ml इसका कार्डियक आउटपुट निकलता है, तो ध्यान रखिएगा द वॉल्यूम ऑफ कार्डियक आउटपुट कैलकुलेटिंग, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 5000। ध्यान रखिएगा कितना होगा कार्डियक आउटपुट 5000 ml पर मिनट। तो ये 1 मिनट में कार्डियक आउटपुट जो हो रहा है वो, और कितना टाइम लगता है ध्यान रखिएगा 0.8 सेकंड। एक कार्डियक आउटपुट की जो साइकिल्स होती है वो कितनी होती है 0 कार्डियक आउटपुट की जो साइकिल होती है ध्यान रखिएगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, इतने में कार्डियक आउटपुट की एक साइकिल कंप्लीट होती है और 0.8 सेकंड में। और नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है कार्डियक आउटपुट का कितना होता है 5000 ml होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 होता है और आपका हार्ट रेट होता है कितना 72 होता है। और दोनों को अगर हम इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट होता है। समझ में आया? तो कार्डियक आउटपुट को इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं या कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एरिया ऑफ साइलेंस जोन्स अराउंड ए हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन आर कोड इज ऑफ रेडियस। आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन है या कोर्ट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, एरिया, इस एरिया को, इसका जो एरिया बनाया गया है इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितने अराउंड के बीच में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल आप ओपन कर रहे हो या कोई कोर्ट ओपन कर रहे हो, तो दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये पूछा जा रहा है एरिया ऑफ साइलेंस जोन अराउंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन आर कोर्ट। क्योंकि जो हॉस्पिटल जोन्स और इंस्टीट्यूशन और कोर्ट का जो जोन्स है वो कैसा होना चाहिए, साइलेंस जोन होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल शांत होना चाहिए, वहां पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो वो पूछा गया कितने डिस्टेंस में, उसका जो रेडियस है, उसकी जो दूरी है वो कितना होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 100 मीटर्स। 100 मीटर्स की दूरी में दोनों चीजें क्या होना चाहिए, बनी होनी चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 100 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए कोर्ट और हॉस्पिटल। समझ में आया? कोर्ट और हॉस्पिटल कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, 100 मीटर्स के डिस्टेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब इनेक्ट किया गया। देखिए ये सारे क्वेश्चन एम्स में पूछे गए थे, ये नर्सिंग ऑफिसर्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसमें मेंशन किया है इस वाले सेशंस में। तो ध्यान रखिएगा, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट चलाया गया था वो कब चलाया गया था, तो 1980, 1972 या 86 या 1987। तो कब चलाया गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1980। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को चलाया गया था। समझ में आया? ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 72 दिया है, 1987 तो मेंटल हेल्थ एक्ट सभी को मालूम है। पहले वाले सेशन मैंने आपको बताया था, आपका मेंटल हेल्थ एक्ट और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया गया था 1987 में। क्या क्या चीज़ें चलाई गई थी, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया था आपका, और मेंटल हेल्थ एक्ट भी आपका किस में आया था 1987 में। मेंटल हेल्थ एक्ट भी आपका 1987 में आया था, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी 1987 में चलाया गया था। और 1972 की बात करें तो एमटीपी कब लॉन्च किया गया। देखिए इनैक्ट पास कब हुआ था, 1971 में हो गया था। अगर हम बात करें 1971 में तो वो पास किया गया था, लेकिन लॉन्च कब हुआ था, तो 1972 में क्या किया गया था, वो लॉन्च कर दिया गया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लॉन्च किया गया था, वो था 1980 में। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देन इसके बाद देखेंगे, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट नक्कल रिजिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पुअर फीडिंग, हाई पिच क्राई। तो ये सारे इसमें पूछा गया है, एक्सेप्ट वर्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर।
तो ये सारे क्लिनिकल फीचर मेनिंजाइटिस के हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस क्या होता है। एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो मेनिंजस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है आपका जो मेनिंजस बैक्टीरिया होता है आपका, उसकी वजह से क्या होता है आपका मेनिंजाइटिस डिसीज फैलता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कैसा होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मेनिंजस क्या होता है? ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग लेयर, सबसे कवर करके रखती है, ऊपरी लेयर होती है, वो क्या होती है आपकी मेनिंजस लेयर होती है ब्रेन के अंदर में, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को मेनिंजाइटिस हो जाता है, किसी भी पर्सन को मान लीजिए मेनिंजाइटिस हो जाता है, ये सभी को मालूम है ना कि मेनिंजाइटिस अगर हुआ तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा गया है कि एक को छोड़कर ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। और बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? बैक्टीरिया का नाम होता है, ध्यान रखिएगा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। नाइजीरिया मेनिंजिस जो होता है वो बैक्टीरिया का नाम होता है। तो नाइजीरिया मेनिंजिस जो बैक्टीरिया होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका मेनिंजाइटिस को कॉज करने वाला। और ये किसके रूट के थ्रू फैलता है? तो फीको ओरल रूट। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज है। ये कुछ ही लोगों को पता होगा कि ये कैसे, ये नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है। इतना भी ये भी ध्यान रखिएगा, कैसे डिसीज होती है आपकी? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज है आपका क्या? मेनिंजाइटिस। कम्युनिकेबल डिसीज है आपका मेनिंजाइटिस, जिसमें से पूछा जा रहा है इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो नक्कल रिजिडिटी, ब्रुडजिस्किन साइन, ये सारे साइन किसमें देखे, और ट्रीमर, ब्रुडजिस्किन साइन, नक्कल रिजिडिटी, ये 3 साइन देखने को किसमें मिलते हैं? अर्ली मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। तो ये तो करेक्ट हो गया। देन इसके बाद पुअर फीडिंग। तो अगर नक्कल रिजिडिटी हो रही है, ठीक है, अगर ब्रुडजिस्किन साइन देखने को मिल रहे हैं, तो पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा? फीड खुद से नहीं कर पाएगा। हाई पिच क्राई, और वह जोर जोर से क्या करता है? रोता है, ठीक है। हाई पिच क्राई, रोने की आवाज कैसा होगा? हाई पिच क्राई, बहुत जोर से वो क्या करेगा? रोएगा, और मुख से झाग निकलता है, ठीक है। और बॉडी उसके सेल्फ कंट्रोल में नहीं होती है। और लोअर लिम्ब से क्या होता है? लोअर लिम्ब में सबसे पहले उसको क्या होगा? अकड़न आएगी। रिजिडिटी जो स्टार्ट होती है लोअर लिम्ब से सबसे पहले स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रीमर, इनवॉलेंट्री मूवमेंट उसकी बॉडी में होगा। और स्टिफ मतलब कड़कपन आ जाए, कड़क जाएगी लकड़ी, जैसे सूखी लकड़ी होती है जो स्टिक होती है, पूरी तरह से क्या होती है? बैंड नहीं होती, ठीक है। वो टूट जाती है लेकिन वो बैंड नहीं होती है। इस प्रकार से क्या हो जाएगी? बॉडी अकड़ जाएगी। समझ में आया? तो ये मेनिंजेस के क्या होते हैं? लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इसमें क्या लक्षण देखने को नहीं मिलता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टिपेशन। ऐसा कुछ लक्षण मेनिंजाइटिस में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन नक्कलिडिटी, हाई पिच क्राई, और क्या देखने को मिलता है? पुअर फीडिंग, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं किसमें? आपके मेनिंजाइटिस में। समझ में आया? मेनिंजाइटिस में सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो मेनिंजाइटिस में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, आज का सेशन इतना ही। और आज का सेशन कैसा लगा? देखिए, जिस भी क्वेश्चन में अगर जिन बच्चों को अगर डाउट होगा तो इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को सभी को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में कल हम फिर लेके आएंगे नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।